चलिए, आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे की बात करते हैं जिनकी रोशनी आज भी हमारी जिंदगी को छूती है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कलम ने सिर्फ कविता नहीं बल्कि जिंदगी जीने का पूरा फलसफा लिख दिया। हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की। देखिए, बच्चन जी को सिर्फ एक कवि समझना, उनकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जानना है। वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक ऐसी आवाज थे जिसने भारी भरकम साहित्य को किताबों से बाहर निकाला और आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। उनकी वजह से कविता लोगों की अपनी लगने लगी। और उनकी इस शोहरत का जो सबसे ऊंचा मकाम था वो थी मधुशाला। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो जिंदगी के गहरे सवालों का एक समंदर है। और इसी समंदर में गोता लगाकर बच्चन जी हमेशा के लिए अमर हो गए। तो किसी भी महान हस्ती को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? हमें उनकी जड़ों तक जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो बने कैसे। तो आइए उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं, जहां से इस महाकवि के बनने की कहानी शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है 1907 में एक छोटे से गांव बाबूपट्टी से। बचपन मुश्किलों में बीता, लेकिन कविता का शौक यहीं से लगा। फिर पढ़ाई हुई प्रयाग विश्वविद्यालय में और उसके बाद वो पहुंचे कैम्ब्रिज, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की। अब ये बात बहुत जरूरी है। एक तरफ उनकी जड़ें गांव की मिट्टी में थी और दूसरी तरफ उनकी सोच को कैम्ब्रिज का खुला आसमान मिला। एक कवि और एक विद्वान का यही संगम उन्हें सबसे अलग बनाता है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है यहाँ पर। उनका असल नाम तो हरिवंश राय श्रीवास्तव था। ये बच्चन नाम जो आज इतना बड़ा बन चुका है, ये उनका चुना हुआ तखल्लुस यानी पेन नेम था। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये अपनी एक नई पहचान को गढ़ना था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने उन्हें हरिवंश राय बच्चन बनाया, यानी उनकी कविताओं का सफर और वो शाहकार, वो मास्टरपीस जिसका नाम है मधुशाला। अक्सर लोग सोचते हैं, भाई उनकी कविता में इतनी गहराई, इतना दर्द, ये सब कहाँ से आया? तो इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी जिंदगी में। अपनी पहली पत्नी श्यामा की असमय मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था और वही दर्द, वही पीड़ा उनकी कलम से स्याही बनकर बह निकली। इसी ने उनकी कविता को वो एहसास दिया जो सीधा दिल में उतर जाता है। और फिर आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो सुनहरा साल 1935। इसी साल मधुशाला छपकर आई और यकीन मानिए ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक साहित्यिक धमाका था। इस एक किताब ने बच्चन जी को रातों रात पूरे देश का चहेता बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी कविता में ऐसा क्या जादू था? इसका राज इन कुछ बातों में छिपा है। देखिए, उन्होंने फिलॉसफी जैसी मुश्किल बात को, जिंदगी के संघर्ष को, उम्मीद और नाउमीदी को बहुत ही आसान भाषा में लोगों के सामने रख दिया। उनकी कविताएं ऐसी लगती थीं जैसे कोई दोस्त पास बैठकर अपनी कहानी सुना रहा हो, और इसी वजह से वो आम लोगों के कवि यानी जनकवि बन गए। लेकिन अगर हम बच्चन जी को सिर्फ मधुशाला का कवि मान लें तो ये उनके साथ सच कहूं तो नाइंसाफी होगी। उनका दायरा बहुत बड़ा था। चलिए उनके काम के दूसरे पहलुओं को भी जरा देखते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, ये उनके कमाल के हुनर की पूरी तस्वीर दिखाती है। एक तरफ मधुशाला जैसी कविता तो दूसरी तरफ क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी आत्मकथा जो हिंदी गद्य की मिसाल है। यही नहीं, शेक्सपियर जैसे लेखक को हिंदी में लाना हो या फिर सरकारी नौकरी में रहकर हिंदी भाषा की सेवा करना हो, उन्होंने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। और उनकी आत्मकथा जो 4 हिस्सों में है, वो तो बस कमाल है। उसे हिंदी गद्य का एक अनमोल खजाना माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें कच्ची और बेबाक ईमानदारी है। उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपनी गलतियों को, अपनी कामयाबियों को बिना किसी लाग लपेट के सबके सामने रख दिया, और यही बात इसे महान बनाती। तो चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, उनकी विरासत। आज इतने साल बाद भी बच्चन जी हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? उनके काम को देश ने भी सिर आंखों पर बिठाया। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये इस बात पर मुहर है कि हिंदी साहित्य को दिया गया उनका योगदान कितना कीमती था। और फिर उनकी विरासत किताबों से निकलकर भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। बच्चन नाम, जिसे उन्होंने खुद एक तखल्लुस के तौर पर चुना था, वो उनके बेटे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के जरिए कला और सिनेमा की दुनिया में एक पहचान बन गया। सोचिए, एक लेखक की विरासत का इससे बड़ा फैलाव और क्या हो सकता है।
तो अगर उनकी पूरी जिंदगी और उनकी पूरी शायरी को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? शायद यही कि उनकी कविता जीवन का उत्सव है। वो हमें सिखाती है कि जिंदगी जैसी भी है उसे पूरी तरह जियो, आंसुओं के साथ भी और मुस्कुराहटों के साथ भी। तो आज की ये चर्चा हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा कवि जिसने अपने शब्दों से इंसान की रूह से बात की, उसे हम अपनी यादों में जिंदा कैसे रखें? शायद इसका जवाब उनकी ही कविताओं में है। उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर और जिंदगी के हर पल को महसूस करके, बिल्कुल वैसे ही